एक दरोगा अजीत सिंह है, ये गोमती नगर का रहने वाला है और अनुपमा पाठक भी गोमती नगर की रहने वाली है। तो मुझे संदेह है कि ये शुरुआत से ही ये लोग मिलते-जुलते रहे और इनका प्रेम संबंध पहले से ही था। और इसी बीच में मेरे पिताजी ने, चूँकि हमारे पास 2 बीघा ज़मीन थी, यहीं शहर में, इलाहाबाद शहर में, तो उसमें तीसरा हिस्सा जो मेरा बन रहा था, वो मेरी पत्नी अनुपमा पाठक के नाम पे कर दी गई। वो अजीत सिंह तो जहाँ बीन बजाएगा वहीं नाचेगी वो। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय मैं हूं एक ऐसे शख्स के पास जो कि उसी वेदना से जूझ रहे हैं जैसे कि आलोक मौर्य का मामला सामने आया था। कहते हैं कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। मतलब ये है कि अगर धन चला जाता है तो कुछ भी नहीं जाता, ऐसा माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है, तो ऐसा माना जाता है कुछ गया। और वहीं पर अगर आपका चरित्र चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि सब कुछ चला गया। हम एक ऐसे ही देश में रहते हैं जहां पर चरित्र को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हों जिसमें कि चरित्रहीनता और चरित्र से जुड़ी हुई बातें लगातार किसी परिवार को परेशान कर रही हों, किसी परिवार की वेदना का कारण बन रही हों, तो ये अपने आप में सुर्खियों की वजह बनती है। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो कि ऐसी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो परेशानियां क्या हैं और क्या वजहें हुई जिसकी वजह से ऐसी चीजें सामने आई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसा कि अभी आपकी कई सारी वीडियो वायरल हुई और उन वीडियोस में आपने एक जिक्र किया जिसमें कि आपने बताया कि आपकी जो पत्नी है उनका किसी वर्दी वाले के साथ संबंध है। क्या मामला था ये, कैसे ये चीजें सामने आई और ये चीजें जो हैं कहाँ तक सही हैं? मैं सिराथू कौशाम्बी का मूल निवासी हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वायुसेना में कार्यरत था। 2005 में मेरी शादी हुई थी, सेना में मैं सन 97 से गया था। मेरी शादी अचानक तय की गई थी लखनऊ में अनुपमा पाठक के साथ। परिवार भी अच्छा बताया गया, उन लोगों ने हमको देखा, सब कुछ ठीक ठाक लगा और शादी 2005 में संपन्न हो गई। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता गया तो 2007 में मेरा लड़का हुआ, 2010 में मेरी लड़की हुई। बहुत खुशहाल थे हम सब लोग, मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे, अनुपमा भी बहुत खुश थी और मेरे माता पिता बहुत ख्याल भी रखते थे। 2011 में मेरी पोस्टिंग हो गई राजस्थान, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। हालांकि इस बीच में जाने के पहले मेरे पिता के कहने पे एक ज़मीन मैंने जॉइंट रजिस्ट्री करा ली थी अपने और अपनी पत्नी के नाम पे कि हम लोग घर बनवा के रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अब हमारा जहाँ हम रह रहे थे अपने पैतृक मकान में बहुत छोटा हो गया था और अनुपमा को पसंद नहीं था वो कि वो बहुत अच्छा घर नहीं है, थोड़ा बड़ा बनवाइए। तो मेरे पिता ने भी मेरी मदद की। उसके बाद 2011 में जब मैं चला गया तो मैंने ये देखा कि मेरी पोस्टिंग हो गई है, तो अब जो है व्यवस्थाएं बन नहीं पा रही कि मैं लौट के आऊँ और घर बनवाऊँ, किसको ये जिम्मेदारी दूँ। तो 2012 में एक रजिस्ट्री मैंने झलवा में एक प्लॉट की करवा दी अनुपमा के नाम में अपने पैसों से। और इसी बीच में मेरे पिताजी ने, चूँकि हमारे पास 2 बीघा ज़मीन थी यहीं शहर में, इलाहाबाद शहर में, तो उसमें तीसरा हिस्सा जो मेरा बन रहा था वो मेरी पत्नी अनुपमा पाठक के नाम पे कर दी गई, जिसका एक भी रुपया उसने मेरे पिता को तो नहीं दिया क्योंकि रजिस्ट्री हुई है। ये कब की बात है? ये 2012 की बात है। तो 2012 में आपके पिताजी ने जमीन की रजिस्ट्री आपकी पत्नी के नाम कर दी। जो खेत का मेरा हिस्सा था, मेरे कहने पे उन्होंने पत्नी के नाम पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई शक संदेह कुछ था नहीं, हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। मगर इसी बीच में जो मुझे जानकारी हो गई है, 2012-13 में एक दरोगा अजीत सिंह है, ये गोमती नगर का रहने वाला है और अनुपमा पाठक भी गोमती नगर की रहने वाली है। इनका एक ही मोहल्ला था। अजीत सिंह की बहन नीतू सिंह है जिसके साथ इसके जो है मेरी पत्नी के जो है सहेली होने का दावा करती हैं, तो उसके घर आना जाना शुरू से लगा था, मगर सिर्फ नीतू सिंह के चलते। और अजीत सिंह के घर में कोई व्यक्ति ज्यादा बहुत बड़ा नहीं था क्योंकि उनके माता पिता गुजर चुके हैं। अब बात आती है आगे। अजीत सिंह की शादी 2002 में हुई है, 2003 या 4 में उसको एक लड़का हुआ है और उसके बाद 2005 में मेरी शादी हुई थी। तो मुझे संदेह है कि ये शुरुआत से ही ये लोग मिलते जुलते रहे और इनका प्रेम संबंध पहले से ही था। बहरहाल अब 2012-13 में अजीत सिंह से इसके संपर्क में फिर से आने लगी, क्योंकि अब इनकी निगरानी करने वाला तो कोई है नहीं। जब ये लखनऊ जाती हैं मायके, बच्चों को छोड़ दिया अपनी माँ के पास,
चली गई अजीत सिंह से मिलने उसके घर या बाहर, जहां भी, बाहर भी क्या घर में भी मिलेंगे तो उनकी बहन सहमत है। अच्छा, एक चीज ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा यहाँ पे। ये सारी चीजें चल रही थी, आप बाहर नौकरी कर रहे थे, आपको ये कैसे पता चला कि आपकी पत्नी अजीत सिंह से मिलने जाती हैं? ये मुझे पहले कुछ नहीं पता था, ये मुझे आज पता चल चुका है। 2013 में अजीत सिंह हमारे मोहल्ले में दरोगा के पद पर नियुक्त हो गए, हमारे यहाँ ही पुलिस चौकी में रहे, फिर ये मिलते रहे, जुलते रहे, फोन पे बात करते रहे। मेरे घर में सब लोगों ने बता दिया, जितने लोग भी रहते थे इनको देखते थे, 24 घंटा फोन ही पे रहती थी इंगेज। एनी हाउ 2014 में अजीत सिंह ने बोला कि चलो तुमको अलग कमरा दिलाएंगे, किराए का मकान लो, वहीं अपने बच्चों को लेके रहो, सास ससुर को छोड़ दो। और यही हुआ। धीरे धीरे अजीत सिंह ने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया था, जो वो बोलेगा वो करेगी, ये मैंने देख लिया था। एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है कि एक सैनिक जो देश की सेवा करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, लेकिन उसके घर की सीमाओं को कोई लांघ गया, वहीं पर एक वर्दीधारी जिसको ये माना जाता है कि समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करेगा, समाज की परेशानियों को दूर करेगा और समाज की रक्षा करेगा, वो किसी के घर की इज्जत को तार तार करने पर उतारू हो जाता है। अगर इन पर बात की जाए, इन मुद्दों पर बात की जाए, आपका क्या कहना है? भाई सुरक्षा तो आदमी पुलिस से ही मांगने जाता है। अब आप उनको सुरक्षा दें या उनको बेइज्जत कर दें, ये तो पुलिस अधिकारी के ऊपर है। सारे तो मैं नहीं कहता हूँ पुलिस अधिकारी इसी कैरेक्टर के हैं, बहुत से अच्छे हैं जिनसे मेरा सामना कभी हुआ है, मेरी दोस्ती भी रही है, मेरा मिलना जुलना रहा है। सारे लोग ऐसे नहीं है, मगर जो कुछ भी लोग ऐसे हैं, मगर ये लोग ऐसे हैं कि ये जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे ही फैलाएंगे। तो अब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो 2015 में जब मैंने देखा इनके मोबाइल में चैट्स देखे, तो मुझे समझ में आ गया कि इनके अंदर इन दोनों के बीच में अवैध रिलेशनशिप है। फिर मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है। इंटरनेट से थोड़ा जानकारियां जुटाने पे मुझे मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये लड़की मेरी, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। जब 2015 में एक बेटिया पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, तो मैंने उससे अपना डीएनए टेस्ट करा लिया। डीएनए टेस्ट कराने से एकदम क्लियर हो गया कि मैं उस बच्ची का पिता नहीं हूँ। ईश्वर ने ऑटोमेटिक डीएनए हम सबको दे रखा है। पिता की शक्ल उसके बच्चों से मिलेगी या माँ की शक्ल उसके बच्चों से मिलेगी, आंख मिलेगी, कान मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, ये नेचुरल डीएनए है। उस बच्चे से मेरा कोई नेचुरल डीएनए भी मैच आज नहीं करता, आज भी नहीं करता। अगर अजीत सिंह के बगल में खड़ा कर दिया या कोई नहीं बोलेगा ये उसकी लड़की नहीं है, बिना डीएनए किए मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब मैंने ये जान लिया, कोशिश की, मेरे परिवार को बताया, हम सब ने अनुपमा को समझाया, चलो जो हुआ अब छोड़ दो, शांति से रहो। 2 बच्चे पहले थे, चलो इसको भी रख लो। सब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, बोला हम इसको भी अपना बनाएंगे, आप रहो अच्छे से। परिवार अभी भी कुछ नहीं होगा। थोड़े समय के लिए मानी, उसके बाद मानी नहीं, एकदम नहीं मानी। तो मैं समझ गया था कि मेरे 2 बच्चों की सुरक्षा खतरे में। ये विशेष बदलाव 2015 से आने शुरू हुए? ये विशेष बदलाव 2013 के बाद से शुरू हुए थे। ये सबके प्रति उदासीन रहने लगी, बच्चों के प्रति, मेरे प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति, और करती अपनी मनमर्जी। दिन निकल जाए, रात को देर रात आवे, कोई पूछ नहीं सकता। बोलोगे तो चिल्लाएगी, डांटेगी, आपको 4 गाली भी सुनाएगी, बोलेगी ज्यादा बोलोगे ना तो फांसी लगा के मर जाऊंगी। अच्छा, आपकी पत्नी क्या करती हैं? मेरी पत्नी बेसिक शिक्षा में है, वो असिस्टेंट टीचर है। जब शादी हुई थी तब तो ये एमए थी, मगर इनके बीएड कराने का सारा खर्चा मेरे पिताजी ने चेक काट के दिया और मैंने अपने एटीएम से दिया है। मेरे एटीएम से पैसा निकाला। शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी कि इनको नौकरी। तो एक महिला, एक पुरुष की पत्नी जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, कहा जाता है कि जो शिक्षक होता है वो समाज का निर्माता होता है। शिक्षक जो होता है वो समाज को दिशा देने का काम करता है, समाज को एक नया शेप देने का, नया आकार देने का काम करता है। और जो आने वाला भविष्य है उस भविष्य का निर्माता भी शिक्षक को ही माना जाता है। लेकिन अगर एक शिक्षक के ऊपर ऐसे आरोप लगें जिसमें कि चरित्र, जो कि किसी भी मानव के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, उस चरित्र पर दाग लग जाए तो अपने आप में बड़ी शर्म भरी बात है, बहुत ही अहम बात होती है। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने जो है अपनी सर्विस से वीआरएस अप्लाई किया। मैं जान गया था मेरे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, उनको कोई देख रेख नहीं करता। उसके बाद फिर मुझे यह था कि कोई नौकरी तो करनी पड़ेगी बच्चों के लिए, तो मैंने सरकारी बैंक का फॉर्म भरा था, सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं 2016 में जब आया, वापस आ गया, मैं अपने बच्चों के साथ रहने लगा। मेरे डॉक्टर ने बोला था कि अगर, मनोचिकित्सक ने, कि थोड़ा सा आप अपनी पत्नी को कहीं घुमाने फिराने ले जाइए, शायद उसका मन बदले। ऊटी, मैसूर और कई जगह में घुमाने भी ले गया उसको 2016 में।
तो इसका मन एकदम नहीं बदला। बाद में भी थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी तरफ मुड़ जाएगी, और उसके तुरंत बाद अगर अजीत सिंह का एक फोन आ जाए, बस फिर तो वो उसी की तरह बीन पे नाचने लगेगी। ये हालत। अच्छा, अजीत सिंह जो कि जैसा कि आपका कहना है कि अजीत सिंह के इशारे पर सारा काम करती हैं, तो क्या अजीत सिंह से आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई, उनसे बातचीत कभी नहीं हुई इस मामले को लेकर? मेरी सिर्फ एक मुलाकात आज तक हुई है आमने सामने। वो तब जब 2015 में मैंने इनके चैट्स देखे, तो इसने अपने चैट्स डिलीट कर लिए थे, हिस्ट्री। मैं अजीत सिंह के मोबाइल में जाके इनके चैट्स देखा था। उसके बाद से मेरी और अजीत सिंह के आज तक आमना सामना कभी नहीं हुआ। बहरहाल 2016 में फिर मैंने इनको बात करते हुए सुना कि ये लोग मुझे किसी तरीके के पुलिस के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेंगे, जेल भेजने की। जब मैंने ये सुन लिया तो मैं अपने घर में डिस्कस किया और तत्काल हमने अलग रहने का फैसला किया और इस औरत को बोला आप अलग रहिए, हम अलग रहें। ये बात 2017 की है? 16। ऐसे 2016 की बात है, जब आपने सुना कि ये लोग आपको पुलिस के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी से आप अलग रहने लगे। 2017 में मेरे ऊपर अटैक हुआ मंजनपुर में, जिसकी मैंने FIR की। भाई जमीन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज मैं ये बात समझ सकता हूँ कि अजीत सिंह को पैसों से प्यार तो पक्का है। उसने ऐसी लड़की से, कोई आदमी ऐसी लड़की, कोई ऐसी महिला के पीछे क्यों पड़ेगा जिसके पहले से 2 बच्चे हैं? क्या और क्या कारण हो सकता है? भाई एक तो वो नौकरी कर रही है, उसकी सैलरी अजीत सिंह की सैलरी से ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके नाम पे उस समय करोड़ों की संपत्ति। अच्छा, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका मुद्दा भी कुछ वैसा ही है, जैसे भी कुछ दिन पहले एक PCS अधिकारी का मामला सामने आया था, उसके भी 2 बच्चे हैं और उसका भी संबंध एक ऐसे ही व्यक्ति से हो जाता है, वो भी वर्दी वाले ही होते हैं और मामला काफी ज्यादा हाईलाइट होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपका मामला भी कुछ उसी से मिलता जुलता है? मिलता जुलता नहीं है, मेरा मामला उससे ज्यादा गंभीर है। यहाँ तो इन्होंने एक नाजायज संतान भी पैदा कर ली दोनों ने मिलके, जिसके पर्याप्त सबूत मेरे पास है। ये इन लोगों ने तो उसको भी पछाड़ रखा है। मैं तो आपके सामने आज आया हूँ, मजबूरी में आया हूँ। जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया अभी हाल ही में, उस जमीन में जब ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, तो मैंने उसको रुकवाया कि नहीं भाई, अभी इसको कोर्ट से अगर क्लियर हो जाए आप ले लीजिए। अच्छा, एक चीज ये बात पूछना चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से रोकना चाहूंगा। मामला 2013 से चल रहा है, 2013 से 2017 तक की आपने यात्रा बताई। आज 2023 चल रहा है, मतलब अगर दोनों का देखा जाए टाइम पीरियड, तो दोनों के बीच में लगभग 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। अगर मोटा मोटा मान ले 5 साल, 5 साल का समय अभी भी 2017 से और 2023 की जो यात्रा है, आप 2023 में मीडिया के सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि आपको अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर, अपनी सारी जो चीजें हैं, सारी बातें हैं, सारा समाज है, उसको छोड़ते हुए मीडिया के सामने आना पड़ा? सबसे पहली चीज तो कोई भी व्यक्ति अपमान का घूंट पी के समाज के सामने अपने आप को नंगा नहीं करता। ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ। जब मैं मैं क्या दुनिया से कहूंगा कि मेरी पत्नी भाग गई, बच्चे पैदा कर ली, मैं तो शर्मसार होके, मैंने कोई गलती नहीं की, उसके बावजूद मैं छुप रहा था, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल में कोई जानेगा तो बड़ी दिक्कत होगी और उनको भी शर्म महसूस होगी। इसके बाद मैं चुपचाप बच्चों को पाल रहा था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। अनुपमा को समझाने का प्रयास अब भी जारी था मेरे परिवार के द्वारा। मेरे परिवार से ज्यादा मुलाकात उसकी नहीं हुई इसके बाद, जब वो अलग रहने लगी। मगर मुझसे कभी जैसे फोन पे बात हुई या कभी घर आके बच्चों से मिली, तो हम लोग अब भी प्रयास कर रहे थे। मैं ये भी प्रयास कर रहा था कि वो किसी तरीके से मान जाए, इन छोटे छोटे 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो। दिन भर घर में अकेले रहते हैं, मैं नौकरी करने जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ, तब तक अकेले। इसके डर से लोग, मेरे घर के भी लोग सोचते थे कि भाई हमारा भी नाम FIR में लिखवा देगी, तो थोड़ा सा दूरी बनाए थे शुरुआत में। बाद में सब जान लिए कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, वो कुछ नहीं कर सकती है मेरे खिलाफ। तब मेरे बच्चों का साथ देना उन्होंने शुरू किया। अब इसी बीच में फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया कि जो जरूरी कार्रवाइयां हैं वो की जाए। अभी हाल ही में जब इन लोगों ने जमीन के विवाद में मेरे ऊपर अटैक किया, तो मुझे लगा कि मेरी सुरक्षा और साथ में मेरे दोनों बच्चों की सुरक्षा वो खतरे में है, क्योंकि अजीत सिंह और अनुपमा पाठक ये अपने मौज मस्ती, अपने आयशो आराम के लिए, इनके लिए किसी की जान लेना भी बहुत तकलीफ दे नहीं है। कोई तकलीफ दे नहीं है, तुरंत इसके लिए कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं आज मीडिया के सामने आ जाऊं तो कम से कम प्रशासन की नजर तो मुझ पे पड़े। नहीं, इतनी भीड़ वाले इलाकों में मेरे ऊपर नजर कौन डालेगा? मैं केवल कागजों में ही दबा रह जाऊंगा। तो ये मामला है अजीत सिंह का और अनुपमा पाठक का। अजीत सिंह जो कि अगर
पेशे से देखा जाए तो एक पुलिसकर्मी है, दरोगा हैं, और वहीं पर अनुपमा पाठक एक शिक्षिका हैं। दोनों एक अहम पद पर हैं। अगर देखा जाए तो समाज के दोनों ही रक्षक कहे जाते हैं, निर्माता कहे जाते हैं। लेकिन दोनों की कहानी कुछ ऐसी है जो कि एक पति को लोगों के सामने आने पर मजबूर करती है, और एक पति जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज वो मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां करता है। सर, 2017 से 2023 ये जो समय रहा, इस समय में आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, और ये जो समय रहा इसमें क्या विसंगतियां आपके जीवन में आई? बहुत तकलीफ आई। आप सोचिए कि 5-6 साल की लड़की और 7-8 साल का लड़का, ये अपने से अपना काम नहीं कर सकते हैं। मैं नौकरी, मेरी 55 किलोमीटर दूर था मेरा बैंक। मुझे वन वे मेरा 55 किलोमीटर, मुझे वहां तक जाके नौकरी करना है, फिर वापस आना है। पूरा दिन तो मेरा गुजर जा रहा। मैं 8 बजे घर से निकल रहा हूँ, रात को 8 बजे आ रहा हूँ, क्योंकि रिमोट एरिया में था। इन बच्चों के साथ मैं सवेरे से उठ के इनकी तैयारी करूँ, स्कूल भेजूँ, सब कुछ करूँ। माँ का प्यार कहीं ना कहीं तो इनसे बिछड़ गया, छूट गया। मेरा जीवन चलिए नरक हो गया। मेरे जीवन में पत्नी का प्यार नहीं है ना, सही, मेरा ही जीवन खराब हो रहा है ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मगर इन बच्चों के जीवन से वो प्यार नाम का जो शब्द है वो गायब हो गया। अब नौकर चाकर के भरोसे किसी तरीके के पाल पोस के इनको मैं बड़ा कर रहा था। वक्त ही नहीं मिला कभी ये सोचने के लिए कि मैं जीवन में कुछ और कर पाऊं। ये हालत थी मेरी। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, सवेरे 8 से रात का 12 घंटा नौकरी, उसका संडे भी आप क्या कर लेंगे, छुट्टी में क्या कर लेंगे कि आप पूरा दुनिया लूट लेंगे। मगर इस बीच थोड़ी थोड़ी मैंने सोची, इसको समझाने का प्रयास करना, फिर उसके बाद वकील से मिलना, कानूनी सलाह लेना कि भाई आखिरकार अब जीवन ऐसे तो नहीं चल सकता, कब तक चलेगा, हमें एक ना एक, मुझे, उसे तो नहीं, उसको तलाक लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि उसको ये बात पता है मुझसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलना, और इससे उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना। इतनी सारी बातें हो जाने के बाद, इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद, और आपको अब शक ये है कि आपके ऊपर, आप जैसा कह रहे थे कि आपके ऊपर हमला भी करवाया जा सकता है, आपके ऊपर हमला हो भी चुका है। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी और मेरे दोनों बच्चों की सुरक्षा, साथ मेरे परिवार, मेरे भाई बहन के भी तो परिवार हैं, उनसे ये दुश्मनी न पैदा लें, क्योंकि वो लोग भी मुझे सहारा देते हैं। हमारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी लें, क्योंकि मैं भाई सारी पुलिस प्रशासन से तो नहीं झगड़ सकता। वो अपना सारा पावर लगा के पूरी कोशिश करने की जो है फिराक में रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसा उसको मिलने वाला है इस जमीन से। अब मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा तो उसके लिए मैं एक रोड़ा हूँ, और उस औरत के लिए भी मेरे लिए मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ, ना मैं ना मेरे बच्चे, क्योंकि अब तो बहुत दूर वो निकल चुकी है। वो अजीत सिंह तो जहां बीन बजाएगा वहीं नाचेगी वो। अब वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो एकदम पूरी तरह से उसके वश में है। हम लोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर लिया, और धरती पे रहा तो मैं अपने बच्चों को और आगे बढ़ाऊंगा, एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा, ताकि सम्मान के साथ वो जीवन जी सके। और शासन से बस निवेदन है कि मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लें बस। और जो भी विधिक कार्रवाई है इन दोनों के खिलाफ, क्योंकि ये संवैधानिक पद पे रहते हुए दोनों ने इलीगल रिलेशनशिप भी पैदा किया, साथ साथ में इन्होंने बच्चे भी पैदा कर लिए, ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। और विधिक कार्रवाई जो इनके खिलाफ बनती हो वो जल्द से जल्द करके इनको दंड दें। तो ये थे हमारे साथ शरद पांडे जी, जिनका कहना ये है कि जो भी विधिक कार्यवाही हो इनके खिलाफ की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक संवैधानिक पद पे हैं, दोनों ही जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, और दोनों ने ही एक ऐसा चरित्र पेश किया है जो कि समाज में बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।